नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं यशवंत सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में, जिसमें हम प्रश्नावली 13.3 में माध्यक को समझेंगे। माध्यक के परिचय को समझते हुए जितने भी बुक में एग्जाम्पल दे रखे उन सभी एग्जाम्पल को करेंगे। साथ ही हम लोगों ने इससे पहले माध्य और बहुलक को बहुत ही डिटेल से समझा था। उन सभी वीडियोस की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि माध्यक होता क्या है। जैसा कि आप लोग इस टॉपिक को पहले पढ़ चुके हो, यानी कि 9th क्लास में आप लोगों ने माध्यक को पढ़ा था कि माध्यक होता क्या है, आंकड़े अगर सम हो गए विषम हो गए तब माध्यक क्या होगा और संचयी बारंबारता क्या होगी। ये सब जानकारी आप लोग पहले से ही रखते हो। फिर भी अगर आप लोग नहीं रखते हो तो मैं पहले 9th क्लास का थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेता हूँ। उसके बाद में जो 10th क्लास में वर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो माध्य है उसको हम लोग आसानी से समझेंगे। तो सिंपली मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि माध्यक होता क्या है। तो अगर माध्यक की बात करूं तो इसको आप लोग इंग्लिश में मीडियन बोलते हो, और इसका मतलब ये होता है कि जो आंकड़े दे रखे हैं उनके बीचों बीच में जो मान है, यानी कि जो मध्य मान है वो आपका माध्यक कहलाएगा। इतना सा मतलब है, आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आ रही होगी। तो माध्यक का सीधा सा मतलब ये है कि जो एकदम मध्य मान होगा वो आप लोगों का आंसर होगा। तो मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि एकदम बीचों बीच वाला जो आपका आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, माध्यक आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई कि कुछ आंकड़े यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जो जिसकी सहायता से आप लोग समझ पाओगे भाई कि माध्यक होता क्या है। और 9 यहाँ पर मैंने कुछ आंकड़े लिखे यहाँ पर, जैसे कि 2, 3, 7, 6, 5, 4, 8, 10 और 9। 2, 4, 6, 8, 9, यानी कि मैंने यहाँ पर 9 आंकड़े लिखे हैं। मैंने कहा था अभी कि जो मध्य में एकदम होगा वो हमारा माध्यक होगा। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8 और 9 आंकड़े, तो 9 आंकड़ों में अगर आप लोग देखो तो बीचों बीच में 5 आ रहा है, तो क्या 5 हमारा माध्यक होगा, यानी कि माध्यक का जो आंसर है वो 5 होगा। चलो मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि बीचों बीच वाला जो मान है वो माध्यक होगा। अभी मैंने खुद ने कहा कि जो मध्य मान होगा, मध्य यानी कि जितने आंकड़े दे रखे हैं उसके बीच में जो संख्या होगी वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर तो बीच में 5 आ रहा है, क्या 5 इसका आंसर है? तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि अगर मान लो अगर मैं यहाँ से 5 को हटा देता हूँ, 5 को हटा देता हूँ, 5 को मैं इधर लिख देता हूँ, यानी कि 5 को मैंने इधर लिखे और 9 को मैंने इधर लिखा, जबकि आंकड़े वही है, जो आंकड़े थे वो वही है, बस खाली मैंने 5 और 9 को इंटरचेंज किया। तो पहली कंडीशन में तो हमारा माध्यक आ रहा था वो 5 आ रहा था, और दूसरी कंडीशन में हमारा जो माध्यक आ रहा है वो 9 आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों को अगर ध्यान हो तो आप लोग 9th क्लास में इस टाइप से नहीं करते थे। हालांकि माध्यक का मतलब होता है मध्यमान, लेकिन ऐसे नहीं करते हम लोग। मध्यमान कब होगा तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है जो आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि भाई कि बीचों बीच वाला आंसर माध्यक तो होगा, लेकिन वो माध्यक कब होगा वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो सिंपली अगर आप लोगों को याद दिलाऊं मैं, तो आप लोगों 9th क्लास में जब आंकड़े थे उनको बढ़ते या घटते हुए क्रम में आप लोग लिखते थे। आप लोग क्या करते थे, उनको बढ़ते या घटते हुए क्रम में लिखते थे। फिर बढ़ते या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के बाद आपका जो बीचों बीच वाला मान आता था, यानी कि जो मध्य मान होता था वो आपका आंसर होता था। तो एक बार मैं इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख देता हूँ, क्योंकि हम लोग घटते हुए क्रम में क्यों लिखे, हम तो बढ़ना चाहते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में हम लोग लिख दे, मान लो पहले हमने 2 लिखा, फिर हमने 3 लिखा, फिर हम लोग क्या लिख रहे, 4 लिख रहे, फिर हम लोग क्या लिख रहे, 5 लिख रहे, फिर हमने 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, 9 और ये 10। इस प्रकार से हमने 2, 4, 6, 8 और 9 इस प्रकार से जो आंकड़े थे ऊपर वाले उनको हम लोगों ने बढ़ते हुए क्रम में लिखा। पर बढ़ते हुए क्रम में लिखने के बाद मैंने कहा आप लोग जो बीचों बीच वाला मान होगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम लोग देखते हैं कि बीचों बीच में क्या है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9 आंकड़े। तो इधर से मैंने 4 को छोड़ा और इधर से मैंने 4 को छोड़ा, तो बीचों बीच में क्या है, 6। तो ये आप लोगों का क्या है, माध्यक है। बीचों बीच में क्या है, 6, यानी कि ये आप लोगों का क्या है, माध्यक है। क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि माध्यक का मतलब मध्यमान होगा, और मध्य में कितना है, 6, तो 6 हमारा आंसर होगा। लेकिन इधर आप लोग देखोगे कि आपके जो आंकड़ों की संख्या वो 9 थी, यानी कि 2 थी, 4 थी, 6 थी, 8 थी और 9 थी। तो 9 में बीच वाला जो मान आया वो पांचवें स्थान पर आया, इसलिए आप लोगों का आंसर हो गया। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि आप लोगों के जो आंकड़ों की संख्या है वो 8 है, यानी कि 8 प्रकार के आंकड़े,
तब तो बीचों बीच में आपके मान 2 आएंगे। तो उस कंडीशन में आप लोगों का माध्यक क्या होगा? यानी कि मैंने बोला भाई कि इसके बीच में 3 अगर देखोगे आप लोग तो ये 9 संख्या है, तो 3 इधर छोड़ी और 3 इधर छोड़ी, बीच में तो 2 संख्या आ गई। तब आप लोगों का माध्यक क्या होगा? ये भी तो एक सवाल बनता है कि हमने मान लिया कि माध्यक का मतलब तो मध्यमान होता है। माध्यक का मतलब तो मध्यमान होता है। जब ये आंकड़े लिए हमने तो इसमें बीचों बीच में हमारा जो मान था वो हमारा आंसर था, लेकिन मैंने कहा कि मैंने इसमें से एक आंकड़े को हटा दिया, अब जो हमारे पास में आंकड़े वो ये है। तो इस कंडीशन में तो बीच में 2 मान आ रहे, तो इस कंडीशन में बीच में कितने मान आ रहे? 2 मान आ रहे। तो जब 2 मान आ जाते बीच में, तो इन दोनों मानों का आप लोग क्या निकालते हो? औसत निकालते हो। क्या निकालते हो? औसत। औसत निकालना तो आता है, यानी 2 संख्या को जोड़ोगे, 2 का भाग दोगे, तो 5 और 6 कितना हो? 11, और 11 में आप लोग 2 का भाग दोगे तो 5.5, यानी कि जो 5.5 आया वो आप लोगों का माध्यक है। यानी कि जो 5.5 आया वो आप लोगों का क्या है? माध्यक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आंकड़े विषम हो तो बीचों बीच वाला आप लोगों का आंसर होगा, लेकिन आंकड़े अगर सम हो तो आप लोगों को जो बीच में संख्या आ रही है उन दो संख्याओं का औसत निकालना है, माध्य निकालना है, तो वो जो आंसर आएगा वो आपका माध्यक होगा। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए, तो आप लोगों का आंसर भी आ गया कि माध्यक का मतलब एकदम मध्यमान। आप लोगों ने 9th क्लास में इनको सॉल्व करने के सूत्र भी पढ़े थे, वो सूत्र आप लोगों ने रटे होंगे, लेकिन मैंने आप लोगों को कहा अभी कि माध्यक का मतलब मध्यमान होता है। इसी कंसेप्ट से वो फॉर्मूले बने। कैसे? समझो। आप लोगों ने 9th क्लास में ये पढ़ा हो कि n का मान अगर सम है, n का मान अगर सम है, तो आप लोगों का जो फॉर्मूला था वो ये था n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद अपॉन 2। ये वाला आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था सम के लिए। और अगर विषम की बात करूं मैं, तो आप लोगों ने ये पढ़ा था अगर m विषम हो, तो n+1/2 वह पद जो होगा वो आपका आंसर होगा। ये आप लोगों ने फॉर्मूले जो मैंने स्क्रीन पर लिखे हैं, ये फॉर्मूले आप लोग 9th क्लास में इसको रटे होंगे या फिर आप लोगों ने याद किए होंगे, लेकिन ये फॉर्मूले बने कहां से? तो यहां से बने। समझो कैसे। मैंने कहा कि माध्यक जो होगा वो एकदम मध्यमान होगा, यानी कि बीच में संख्या आएगी वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर मैंने बोला भाई कि ये जो संख्या थी, अभी हाल फिलहाल के लिए मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। यहाँ पर 10 भी था। कितना था? 10 था। यहाँ पर अगर आप लोग गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि n का मान क्या है? विषम ही है। तो 9 में जब आप लोग 1 जोड़ोगे और इसमें 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 5 ही तो आएगा। 2 का भाग दो कितना आएगा? 5 आएगा। तो 5 कहां पर आ रहा था? पांचवा पद कहां पर आता है? एकदम बीचों बीच तो आ रहा था। पांचवा पद कहां पर आता है? एकदम बीचों बीच आता है। देखो 1 2 3 4 5, इस कंडीशन में जो 6 था वो आपका आंसर हुआ था। ऐसे हुआ था। लेकिन वो आया कैसे? वो इस वाले नाम के मतलब से फॉर्मूला बना। वैसे अगर मैं इस सम की बात करूं तो मैंने कहा कि भाई मैंने इसको हटा दिया था, तब आपका आंसर ये आया था। अगर ये आता है या नहीं आता समझो। n का मान कितना है? 8 है। n का मान कितना है? 8 है। अगर 8 में 2 का भाग दो तो 4 आएगा। ये होगा। 8 में अगर 2 का भाग दो तो 4 आएगा। फिर यहाँ पर 8 में अगर 2 का भाग दोगे आप लोग तो 4 आएगा, यानी कि 8/2 प्लस 1 वा पद। ऐसे ही बोला फॉर्मूले ने, तो 1 वा पद और नीचे कितना? 2। अगर इसको काटोगे तो चौथा पद आएगा, और इसको काटोगे तो कौन सा आएगा? पांचवा पद। कौन सा आएगा? पांचवा। 8 और मैं 2 का भाग दो 4 और 1 जोड़ोगे तो पांचवा पद, यानी कि चौथा और पांचवा पद जो है उसमें आप लोगों को 2 का भाग कराना है। क्या करना? 2 का भाग कराना। तो चौथा पद तो कितना था? 5 था, और पांचवा पद कितना? 6 था। इनको मैंने जोड़ा और 2 का भाग कराया, तो इनको जोड़ने पे यही तो हुआ था। इनको जोड़ने पे यही तो हुआ था। तो आप लोग समझ गए हो कि ये जो फॉर्मूले है ये आप लोगों ने हो सकता है कि 9th क्लास में या फिर याद किए होगे आप लोगों ने, या फिर रटे होगे, लेकिन ये आए कहां से थे? ये यहाँ से आए थे। कहां से आए थे? यहाँ से आए थे। यानी कि माध्यक का मतलब मध्यमान होता है। तो अगर सम होगा तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया था, जबकि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर सम है तो 2 बीच वाले मान आएंगे, इनका औसत निकालना। ये औसत ही तो है, ये औसत ही तो हो रहा है यहाँ पर। और अगर विषम है तो बीचों बीच वाला होगा वो आपका आंसर होता है। यहाँ पर क्या बीचों बीच वाला ही तो आ रहा है एकदम। तो आप लोग समझ गए हो कि माध्यक कैसे निकालते हैं, माध्यक का मतलब होता क्या है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों का ये 9th क्लास का है, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। मैं एक बार आप लोगों का रिवाइज करा रहा हूँ। आप लोगों ने 9th क्लास में संचय बारंबारता सीखा था। आप लोगों ने माध्यक तो पढ़ा ही था सम संख्याओं के लिए और विषम संख्याओं के लिए, यानी विषम आंकड़े और सम आंकड़ों के लिए तो माध्यक पढ़ा था। साथ में आप लोगों ने संचयी बारंबारता निकालना सीखा होगा। एक बार मैं आप लोगों को संचयी बारंबारता फिर से निकालना समझाता हूँ, और उसकी क्या उपयोगिता है, उसको हम लोग क्यों निकालते हैं वो बताता हूँ। फिर हम लोग जो वर्गीकृत आंकड़े जो हमको 10th क्लास में पढ़ना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है,
उसकी बात करेंगे, उसका फॉर्मूले पे बात करेंगे कि कैसे उसका यूज करना है और किस प्रकार से वो फॉर्मूला को आपको लगाना है। तो पहले हम लोग एक सारणी बना देते हैं, यानी कि एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, उसकी सहायता से आप लोगों को संचय बारंबारता बनाना समझाता हूँ। एक छोटे से एग्जाम्पल की सहायता से मैं आप लोगों को ये समझाना चाहूंगा कि संचय बारंबारता होती क्या है। आप लोग बोर्ड पर एक सारणी देख पा रहे हो क्या? सिंपली आप लोगों को पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि संचय बारंबारता निकालते कैसे और इसकी उपयोगिता क्या है, कि भाई इसका काम क्यों पड़ा जब हम लोग सम संख्या और विषम संख्या से कर रहे थे, या फिर इसका मतलब हम लोग जान गए थे कि माध्यक का मतलब तो मध्यमान होता है। कितना भी बड़ा डाटा क्यों ना हो, हम लोग तो बीचों बीच वाली संख्या ढूंढ लेंगे और जो संख्या आएगी वही हमारा आंसर होगा। या फिर हम लोगों के पास में फॉर्मूले भी है जो हम लोगों ने 9th क्लास में सीखे थे, वो आए कहां से थे, तो मध्यमान के कंसेप्ट से ही निकले थे, तो वो भी हमें याद है। तो फिर हम लोगों को संचय बारंबारता निकालनी क्यों है, तो पहले मैं आप लोगों को निकालना बताता हूँ और फिर इसका कारण बताता हूँ कि काम कैसे करेगी ये। 10वीं क्लास में आप लोगों के सबसे इंपॉर्टेंट संचय बारंबारता, अगर ये आप लोग समझ गए तो बाकी का काम आपका हो जाएगा। सिंपली संचय बारंबारता होती क्या है कि ये जो संख्या है इसको यहाँ पर एज इट इज लिखनी होती है, यानी कि 2 है तो 2 लिखनी होती है, इसके नीचे वाली संख्या को इसमें प्लस कराना होता है। यानी कि 2 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर इस वाली संख्या को इसमें प्लस कर, यानी कि क्रॉस में आप लोग प्लस कराते रहना है। यानी कि 5 में अगर 4 जोड़े तो 9 आएगा, 9 में 1 जोड़ोगे तो 10 आएगा, और 10 में 3 जोड़ोगे तो 13 आएगा। कितना आएगा, 13 आएगा। कितना आया आप लोगों का, 13 आया। तो ये 13 है, ये क्या है आप लोगों का संचय बारंबारता आ गई। यानी कि 2, फिर इसमें 3 जोड़ोगे तो 5 होगा, फिर 4 जोड़ोगे तो 9 होगा, फिर 1 जोड़ोगे तो 10 होगा, और 3 जोड़ोगे तो 13 होगा। ये जो 13 है, ये जो 13 आया है, ये 13, ये जो बारंबारता दे के इन सभी का योग होता है। यानी कि यहाँ पर जो संख्या आती है वो ही इस ऐप का योग होता है। आप लोग चाहो तो इसको करके देख सकते हो। 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13। यानी कि जो यहाँ पर लास्ट वाली जो संख्या आती है संचय बारंबारता में, वही हमारा समेशन एफ होता है। यहाँ तक तो आप लोग 9th क्लास में सीख चुके हैं भाई कि संचय बारंबारता इस प्रकार निकालते थे। अब मैं आप लोगों को इसकी उपयोगिता बता रहा हूँ, इसकी उपयोगिता है क्यों, इसका काम क्यों पड़ा संचय बारंबारता निकालने का, जब फॉर्मूले वगैरह सब कुछ है। तो सिंपली ये जो दे रखा है एक्स और ये एफ, एक्स का मतलब कोई ना कोई प्राप्तांक हो गए, या कोई ना कोई विद्यार्थियों की संख्या होगी, या कोई ना कोई डाटा होगा। तो मैंने एक्स मान लिया है नॉर्मली, और यहाँ पर एफ यानी कोई ना कोई बारंबारता होगी, यानी कि बारंबारता 2 3 4 इस प्रकार से है। तो मैंने प्राप्तांक वगैरह ना लिखकर एक्स और एफ लिखा। इसका मतलब क्या है, पहले वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यानी कि जो 10 है वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसका मतलब ये है। 15 है वो कितनी बार आ रहा है, वो 3 बार आ रहा है। 20 है वो कितनी बार, 4 बार आ रहा है। 25 है वो कितनी बार, 1 बार आ रहा है। और 30 है वो कितनी बार, 3 बार आ रहा है। ये इसका मतलब है। संचय बारंबारता की उपयोगिता समझाने से पहले जो बारंबारता दे रखी है वो मैं आपको लिख के बताता हूँ एक बार, कि भाई कि 10 है वो कितनी बार है, 2 बार है। 10 है वो कितनी बार है, यानी कि 1 और 2 बार। वैसे ही 15 है वो कितनी बार है, 3 बार है, यानी कि 1 2 और 3। इसी प्रकार 20 है वो 4 बार है, यानी कि 20 है वो कितनी बार है, 4 बार है, 4 बार है। अगर मैं 25 की बात करूं तो वो 1 बार है। अगर मैं 30 की बात करूं तो वो 3 बार है। कितनी बार है, 3 बार है। गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 आंकड़े थे जो मैंने लिखे। अब मैंने कहा कि भाई संचय बारंबारता की आवश्यकता क्यों पड़ी। वैसे तो आप लोग इसका आंसर बता दो कि भाई कि इसका माध्यक क्या होगा। तो आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो आंकड़ों की संख्या वो 13 है, तो 13 में जो बीचों बीच वाला होगा वो आपका आंसर होगा। जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 में बीचों बीच वाला कौन सा होगा, यानी कि यहाँ से मैंने 4 छोड़े, फिर यहाँ से मैंने 4 छोड़े, फिर यहाँ से 2 छोड़े, और यहाँ से मैंने 2 छोड़े, तो बीचों बीच तो क्या है, 20 है, यानी कि 20 तो आपका आंसर है। ये तो हम लोगों ने ऐसे ही निकाल दिया। फिर संचय बारंबारता की आवश्यकता क्यों पड़ी, आप लोग देख पा रहे होगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और बीचों बीच में कितना आया आप लोगों का, 20 आया। तो 20 आपका माध्यक है। अगर विषम वाले फॉर्मूले का यूज करते हो तो n का मान कितना, 13 है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना, 13 प्लस 1 अपॉन 2, तो कितना आएगा, 14 अपॉन 2, यानी 7 आएगा। तो 7वां जो पद होगा वो आपका आंसर होगा। तो 7वां पद तो कितना, 20 ही तो है, तो 20 आप लोगों का आंसर होगा। 20 क्या होगा, आप लोगों का आंसर होगा। इससे जब निकल रहा था फिर CF क्यों निकाला, ये बात आती है। देखो CF निकलने का कारण ये है, कारण ये भाई मान लो ये तो मैंने 13 आंकड़े वो लिए, यानी कि 13 आंकड़े, इसलिए मैंने डायरेक्ट इस टाइप से कर लिया। लेकिन CF क्यों निकालना वो समझो। जैसे मान लो आंकड़ों की संख्या ज्यादा है या फिर बड़ी है, जैसे मान लो आंकड़ों की संख्या 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, 1000 है, 10,000 है, 20,000 है,
इस प्रकार के आंकड़े हैं, तो सीएफ से हमारी थोड़ी आसान हो जाता है। कैसे समझो, सिंपली जब हम लोग सीएफ निकालते हैं तो हमें सीएफ निकालने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी से हम लोग निकाल पाते हैं। लेकिन यहाँ से हम लोगों को बहुत सी जानकारी मिल जाती है कि हम लोग यहाँ पर ये लास्ट वाली जो संख्या इसको देख पाते हैं कि ये 13 है, यानी कि जो बारंबारता की जो संख्या है या फिर जो आंकड़ों की संख्या है वो क्या है, सम है या विषम है। यहाँ से पता चल जाएगा हमको भाई कि ये जो संख्या लास्ट वाली आई है वो हमारी कितनी बारंबारता है, उन बारंबारता को योग को दर्शाती है कि भाई कि जितनी भी बारंबारता है, जितने भी आंकड़े हैं वो कितनी बार लिखे हुए उन संख्या को दर्शाती है। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि ये सम है या विषम है। क्या पता चलता है हमें, सम है या विषम है। एक बात एक जानकारी हमें ये मिलती है भाई कि सम है या विषम है, हमको बार बार ऐसे गिनना नहीं पड़ता कि 2 12 है 13 है, ऐसा एक जानकारी दी है। फिर अगर मैं बोलता हूँ कि सातवां पद होगा, यानी कि सातवां पद होगा, सातवें पद पे जो होगा वो आंसर होगा, तो हम देखते भाई कि यहाँ पर जो पद है वो कितना है, 2 आए, फिर 2 के बाद में यानी कि 2 तक जो पद थे वो यहाँ पर थे, फिर 2 से 5 तक यहाँ पर थे, 2 से 5 तक कितने यहाँ पर थे, यानी कि 2 तो यहाँ पर थे, फिर 2 के बाद में 3 4 5 यहाँ पर आए, यानी 3 पद यहाँ पर आ गए। फिर 3 के जस्ट 5 के जस्ट बाद यानी कि यहाँ पर 2 पद आ गए आप लोग के, 2 पद तो हमने यहाँ पर लिख दिए, जैसे ये 2 पद आप लोग है। इसके बाद में 5 पद है, यानी कि 15 में है कितने पद हो गए, यहाँ पर 5 पद हो गए। तो 5 पद में 2 तो पहले के चले गए, तो 3 ये रहे, 3 पद ये आ गए, यानी कि तीनों पद तक 15 15 15 चला। फिर हम लोग बोलते हैं कि 9 पद है, यानी कि 20 पर कितने 9 पद है। तो जब 5 पद चले गए तो 5 के बाद में कितना बचे, 4 पद बचे, क्योंकि 5 में जब हम लोग 4 जोड़ेंगे तभी तो 9 आएगा, 9 आएगा, यानी कि 5 पद तक तो क्या था आप लोग का 15 था। तो उसके बाद में जो 4 पद है वो कंटिन्यू कितना आप लोग के 20 है, 4 पद है वो कंटिन्यू कितने 20 है। जब 4 पद कंटिन्यू 20 है तो 4 पद यानी कि 5 पद तो ये थे और इसके बाद में 4 पद कंटिन्यू 20 है, तो 5 के बाद में छठा पद और सातवां पद ही तो ये होगा, वही तो हमारा आंसर होगा, वही तो हमारा आंसर होगा। क्या बात सुन में है कि आप लोगों को, फिर से समझने की कोशिश करो कि संचयी बारंबारता से एक जानकारी तो ये मिलती है कि आंकड़ों की जो संख्या है वो सम है या विषम है, सम है विषम है। फिर हम लोग जो संचयी बारंबारता होती है उसका मतलब ये है कि भाई कि जो 10 है वो 2 बार है, यानी कि 2 तो यहाँ पर चलेगा और यहाँ पर इसका मतलब जो 15 है वो 5वें पद पे खत्म हो रहा है। 15 कौन से पद पे खत्म, 5वें पद पे खत्म हो रहा है, यानी कि 2 पद पे 10 खत्म हुआ और 5वें पद पे 15 खत्म हुआ। देखो पहले दूसरे पद पे तो 10 खत्म हुआ और 5वें पद पे 15 खत्म हुआ, यानी कि ये तीसरा चौथा और 5वां पद। फिर छठे पद से 90 पद तक 20 आ रहा है, छठे पद से 90 पद तक 20 आ रहा है। देखो छठा पद, सातवां पद, 8वां पद, 9वां पद, तो छठे पद से 90 पद तक 20 आ रहा है। फिर 10वें पद पे क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, तो देखो 10वें पद पे 25 आ रहा है। फिर 11वें पद से 13वें पद तक, 11वें पद से 13वें पद पर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, तो देखो 11 12 13। तो हमने बोला कि हमारा जो n है वो विषम आ गया, विषम आ गया, यानी कितना होगा, 13 में 1 जोड़ोगे तो 14, 14 में 2 का भाग दो 7, यानी कि 7वां पद। तो 5वां पद तो यहीं तक था, फिर छठा, 7वां, 8वां, 9वां पद यहाँ पर होगा, यानी कि इससे 6 से लेकर 9 तक होगा, और 6 से 9 तक तो क्या है 20 है, तो 20 आपका क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आ गई क्या, यानी कि बिना कैलकुलेशन के सीएफ से आप लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। यहाँ तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो 9th क्लास का बेसिक था, हालांकि आप लोगों को ये आता होगा। अगर ये आप लोग समझ गए हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो संचय बारंबारता कितनी इंपॉर्टेंट है वो आप लोग समझ गए होंगे भाई, कि 2 पदों तक तो 10 था, फिर 3 पद से 5वें पद तक 15 आया, फिर 15 पद से 20वें पद तक 90 पद तक आपका 20 आया, फिर 10वें पद तक आपका 25 आया, फिर 13वें पद तक आपका 30 आया। ये तो 13 अंकों का डाटा है, इसलिए आप लोग आसानी से कर पाओगे। अगर 1000 20,000 पदों का डाटा हो तो भी आप लोग सीएफ की सहायता से इस टाइप से आंसर निकाल सकते हो। जैसे मान लो अगर आपको बोला जाए भाई क्या 120वां पद कैसे हो गए, 120वां पद आपका आंसर है, मान लो आप लोगों ने कैलकुलेशन की भाई कि उसके अंदर जो संख्या थी वो विषम संख्या थी और उसमें एक जुड़ा था, 120वां पद आ गया, तो आप लोग ऐसे थोड़ा लिखोगे, ये तो 13 पद इसलिए मैं लिख दिया। अगर मैं 1000 पद को लिखने जाऊंगा तो पूरा बोर्ड मेरा फिल हो जाएगा, यानी पूरा बोर्ड भर जाएगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा, तो मैं कैसे पता कर पाऊंगा भाई कि मेरा आंसर कहां पर है, मुझे गिनना पड़ेगा मुझे बार बार कि 1 2 3 4 5 120वां पद यहाँ पर है, ये आपका आंसर है। तो ऐसा ना करना हो इसलिए आप लोग सीएफ की सहायता से बहुत जल्दी से निकाल सकते हो। इधर से आप लोगों को जानकारी मिल जाती है भाई कि 11 से 13 पद तक 20 है, यहाँ से पता चल गया हमको भाई कि 6 से 9 तक तो क्या आ रहा है, 6 से 9 तक क्या आ रहा है 20 आ रहा है, तो हमारा 7वां पद है, तो 6 के बाद 7वां पद आया होगा, 6 के बाद 7वां आया होगा, 8वां आया होगा, 9वां होगा, और ये चारों पद 20 का है, तो हमारा आंसर कितना होगा 20 होगा। अब मेरे हिसाब से आप लोग पूरा समझ गए होंगे। ये जो इतना सा कंसेप्ट था ये समझाने का मेरा महत्व यही था कि आप लोगों को जो 9th में पढ़ा है वो आप लोगों को एक बार याद आ जावे और संचयी बारंबारता की क्या उपयोगिता वो आप लोगों को समझ में आ जावे। अब हमारा जो मेन काम है, मेन काम हमारा है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना।
ये जो आंकड़े वो अवर्गीकृत है। इससे पहले मैंने आप लोगों को समझाया वो सब अवर्गीकृत आंकड़ों के अंतर्गत आप लोगों को समझाया। अब जो मेन काम है जो 10वीं के अंदर आने वाला है वो हमारे वर्गीकृत आंकड़े हैं। वर्गीकृत आंकड़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाला हूँ कि आप लोग माध्यक कैसे निकालोगे वर्गीकृत आंकड़ों का। तो सिंपली आप आपकी बुक में जो एग्जांपल दे रखे हैं वो थोड़े अपर लेवल के एग्जांपल है, यानी कि एक स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा है, यानी कि से कम वाला एग्जांपल है। यानी कि पहले आप लोगों को फॉर्मूला होता क्या है, उस फॉर्मूले को इस सारणी पे अप्लाई कैसे करते हो आप लोग, उसके बाद में अगर आप लोग वो सवाल को करोगे तो आप लोग को बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर मैं डायरेक्ट वो सवाल करूंगा आप लोगों को तो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। तो मैं एक अपनी मर्जी से एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को वर्गीकृत आंकड़ों में माध्यक के फॉर्मूले को कैसे लगाना वो सिखा रहा हूँ। फिर आपकी बुक का जो एग्जाम्पल है से कम वाला वो आपको बताऊंगा, फिर आपको एक्स और वाई वाला फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने वाला सवाल आप लोगों को समझाऊंगा। अगर ये 2 एग्जाम्पल और मैं जो करा रहा हूं वो 3 एग्जाम्पल, अगर ये 3 एग्जाम्पल आप लोग ढंग से कर लेते हो या फिर समझ लेते हो तो जितने भी 13.3 के सवाल है वो आप लोग खुद से लगा सकते हो, आप लोग को ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और अभी जो एग्जाम्पल है वो दोनों एग्जाम्पल पर मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से। तो मैं अभी आपके लिए एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसके बाद में आप लोगों को समझाता हूँ भाई कि माध्यक होता है क्या। पहले मैं अपना एग्जाम्पल लूंगा फिर उसके बाद में बुक के एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ।